हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी जीके जीएस पार्ट नंबर 2, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ए 24वां संशोधन, बी 38वां संशोधन, सी 40वां संशोधन, डी 42वां संशोधन। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, 42वां संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसी संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता से संबंधित परिवर्तन किए गए। यह संशोधन आपातकाल 1975-77 के दौरान पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सी विधि के समक्ष समानता का अधिकार, डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए 6 स्वतंत्रता के अधिकार, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता आदि, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जबकि अनुच्छेद 14 समानता जो अनुच्छेद 14 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार जैसे अधिकार सभी। प्रश्न नंबर 3, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी वित्त आयोग, डी राष्ट्रपति। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 के अनुसार सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सीएजी की नियुक्ति जो की जाती है वो 148 के अनुसार की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सीएजी केंद्र और राज्य सरकारों के आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है और उसकी रिपोर्ट संसद तथा राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। प्रश्न नंबर 4, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 365। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है वह अनुच्छेद 352 के संबंधित है। अनुच्छेद 356 में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रीय शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल से जो है संबंधित है। प्रश्न नंबर 5, भारत में राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि ए इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता, बी इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, सी इसके सदस्य सीधी जनता द्वारा चुने जाते हैं, डी प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। इसके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसी कारण इसे स्थायी सदन कहा जाता है। देखिए, पहला तो यह है, राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व
से संबंधित है? ए भाग 2, भाग 3, भाग 4, ए भाग 4। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा भाग 4। भाग 4 जो है राज्य के नीति निषेध तत्वों से संबंधित है। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। देखिए नीति निषेध तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है और भाग 4 से संबंधित है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, लेकिन शासन संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्यार है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के माध्यम से यह संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। प्रश्न नंबर 8, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 324। विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता होने पर पहले वित्त आयोग का गठन करता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारों की सिफारिश करना है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? ए, बी, सी, डी। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मौहृदय कहा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मौहृदय कहा। किसे कहा? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 21A जो है शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष और अनुच्छेद 300A संपत्ति का संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मौहृदय कहा। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 300A संपत्ति का वैधानिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर जोड़ा गया? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी कनाडा, डी सोवियत संघ। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा सोवियत संघ USSR। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। देखिए मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A 42 संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। इनकी प्रेरणा तत्कालीन सोवियत संघ USSR के संविधान से ली गई थी। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है? 11 है। 86वें संशोधन द्वारा एक अतिरिक्त कर्तव्य जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहाँ से महान स्नानागार ग्रेट बाथ प्राप्त है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी मोहनजोदड़ो। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। ये पक्की ईंटों से निर्मित जलकुंड था। देखिए ये जो था पक्की ईंटों से जो है बनाया हुआ जलकुंड था, जिसके चारों ओर कमरे बने थे, यानी इनके चारों ओर जो है कमरे बने थे। इतिहासकारों के अनुसार इसका उपयोग धार्मिक या सामुदायिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। प्रश्न नंबर 12, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार नदी का उल्लेख मिलता है? ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु, डी सरस्वती।
विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ और इसे नदी तमा शेष नदी कहा गया। सिंधु नदी का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि गंगा और यमुना का उल्लेख अपेक्षाकृत कम मिलता है। प्रश्न नंबर 13, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कुशीनगर, डी राजगृह। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। देखिए, इसकी जो अध्यक्षता की है वो किन्होंने की है? वो महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, अशोक की किताबों को सर्वोत्तम किस विद्वान ने पढ़ा था? ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी मैक्स मूलर, सी जॉन मार्शल, डी जेम्स प्रिंसेप। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इससे अशोक के अभिलेखों को समझना संभव हुआ और मौर्य इतिहास के अध्ययन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। प्रश्न नंबर 15, इलाहाबाद प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ए हर्षवर्धन। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण देती है। इसे उसके दरबारी कवि हरिशेर ने संस्कृत में लिखा था। किस में लिखा था? संस्कृत में लिखा था। किन्होंने लिखा था? दरबारी कवि हरिशेर ने लिखा था। यह गुप्तकालीन इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के 7 बहनों 7 सिस्टर का भाग नहीं है? ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, सिक्किम। 7 बहनें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, लेकिन पारंपरिक 7 सिस्टर समूह में शामिल नहीं है। 7 जो बहनें हैं वो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। सिक्किम जो है पूर्वोत्तर राज्य है, लेकिन पारंपरिक 7 सिस्टर समूह में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 17, भारत का कौन सा पर्वत दर्रा जम्मू कश्मीर लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है? नाथुला, बी जोजिला, सी बुमला, डी बारालाचाला। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, बारालाचाला। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति और लद्दाख क्षेत्र के बीच महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है। यह मनाली लेह मार्ग स्थित है। जोजिला कश्मीरी घाट को लद्दाख से जोड़ता है। देखिए, जोजिला जो दर्रा है वो कश्मीरी घाट को जो है लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचाला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 18, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है? ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। प्रश्न नंबर 18, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। केओंझार, सुंदरगढ़ और मयूरभंज इसके प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। सवाल 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी नर्मदा। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है। देखिए जो नदी है पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यही कारण है कि दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है दोनों ही कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। प्रश्न नंबर, भारत के इस भाग में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ए गंगा का मैदानी क्षेत्र, बी हिमालय क्षेत्र, सी तटीय मैदान, डी दक्कन का पठार। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, दक्कन का पठार। काली मिट्टी मुख्यतः दक्कन के लावा पठार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के भाग, गुजरात, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक आदि में पाई जाती है। इसी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। देखिए काली जो मिट्टी है, काली जो मृदा है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है और ये कपास की खेती के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न नंबर 21, भारत में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड बैंटिंग। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ भागों में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामित्व देकर उनसे निश्चित राजस्व लिया जाता था। इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी राजा राममोहन राय, सी केशवचंद्र सेन, डी हेनरी विवियन डिरोजियो। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। उन्होंने तार्किकता, स्वतंत्र चिंतन और सामाजिक सुधार का समर्थन किया। उनके अनुयायी यंग बंगाल कहलाए। प्रश्न नंबर 23, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, नाना साहेब। कानपुर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। उनके प्रमुख सहयोगी तात्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। कानपुर 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने जो है नेतृत्व किया। प्रश्न नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बदरुद्दीन तैयबजी, बी फिरोज शाह मेहता, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी हकीम अजमल खां। विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बने। देखिए मद्रास अधिवेशन जो है, मद्रास अधिवेशन कब हुआ? ये हुआ है 1887 में। इनके अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयबजी। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। और ये अध्यक्ष कब बने? 1887 में। कहाँ बने? मद्रास अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी 1885 में थे। प्रश्न नंबर 25,
जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ए 9 अगस्त 1925, बी 23 मार्च 1931, सी 15 अगस्त 1947, डी 13 अप्रैल 1919। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। किस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। प्रश्न नंबर 26, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1919, 1920, 1930, 1942। ये प्रारंभ हुआ था 1942 में। 8 अगस्त 1942 को बम्बई मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित हुआ है वो 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। प्रश्न नंबर 27, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कौन सा था? 1947, 1952, बी 1952, 1957, सी 1956, 1961, डी 1951, 1956। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा 1951, 1956। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-1956 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास था। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल से प्रेरित थी। यह योजना किससे प्रेरित थी? यह प्रेरित थी हेरोल्ड डोमर मॉडल से प्रेरित थी। प्रश्न नंबर 28, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया? ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1949। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा 1949। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। देखिए, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करता है और मुद्रा निर्गमन की प्रमुख प्राधिकरण है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं? ए केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बी सेवा कर, सी वैट अधिकांश वस्तुओं पर, डी सीमा शुल्क। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा सीमा शुल्क। जीएसटी लागू होने के बाद सेवा कर, अधिकांश वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अधिकांश वस्तुओं पर आदि जीएसटी में समाहित कर दिया गया, लेकिन सीमा शुल्क जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। यानी जो सीमा शुल्क है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। आयात पर सीमा शुल्क के साथ जीएसटी भी लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 30, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2016, 8 नवंबर 2016, 2 अक्टूबर 2017, 1 जुलाई 2017। देखिए, जीएसटी जो लागू किया गया है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। इसे भारतीय अप्रत्यक्ष प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार माना जाता है। संविधान के 101वें संशोधन 2016 द्वारा जीएसटी का प्रावधान किया गया था। देखिए, जीएसटी का प्रावधान जो है कब किया गया था? 101वें संशोधन 2016 द्वारा इसका प्रावधान किया गया था और ये जो लागू किया गया था ये 1 जुलाई 2017 को जो है लागू किया गया। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।